नमस्कार। आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है उमस कहानी, जो ममता कालिया द्वारा रचित है। तो चलिए आज हम इसका अध्ययन करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं और इस कहानी को जानने का प्रयत्न करते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिए, हमें बता दीजिए कि हम अच्छा पढ़ाते हैं या ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उमस कहानी जो है वो ममता कालिया द्वारा रचित है। तो कहानी जानने से पहले कोई भी जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय थोड़ा सा हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, ममता कालिया का जन्म 2 नवंबर 1940 को हुआ था और ये हिंदी साहित्य की एक प्रमुख और सशक्त लेखिका है, जो मुख्य रूप से स्त्री चेतना, मध्यवर्गीय संघर्षों और मानवीय संबंधों के चित्रण के लिए जानी जाती है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता और संस्मरण जैसी विधाओं में प्रचुर लेखन कार्य किया है। दुखम सुखम उपन्यास के लिए इन्हें 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने वर्तमान पुरुषवादी समाज में नारी जीवन के प्रति सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण तथा नारी की उपेक्षा होना चाहिए कि नारी की उपेक्षा एवं हीन दृष्टि को दर्शाने का प्रयत्न किया है। तो देखिए, जो ममता कालिया है ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है और नारी विमर्श से संबंधित जितनी भी नारी के ऊपर इन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे हैं और जिनके कारण इन्हें बहुत प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई है और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। पर इनका जो मेन नज़रिया है वो स्त्री विमर्श में ही है। तो इन्होंने जो अभी ये जो उमस कहानी लिखी है, इस कहानी के माध्यम से स्त्री के जीवन में कितने प्रकार के उमस मतलब एक प्रकार से निराशा, हताशा, घुटन, उसको दर्शाने का प्रयत्न किया है। ये जो उमस कहानी है इसमें वर्तमान पुरुषवादी जो समाज है उसका नारियों को देखने के प्रति का क्या दृष्टिकोण है, और उसी प्रकार जो घर में सास होती है उसका भी, एक स्त्री होने के बाद भी उसका दृष्टिकोण किस तरह से होता है अपनी बहू के प्रति, तो उन सबको दर्शाने का प्रयत्न किया है। और ये आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि सास जो है वो बहू के साथ किस तरह का व्यवहार करती है या उसको देखने का नज़रिया किस तरह से है, उसको दर्शाने का प्रयत्न किया है। यहाँ पुरुष प्रधान समाज को भी दर्शाने का प्रयत्न किया है कि पति का दृष्टिकोण अपनी स्त्री के प्रति या अपनी पत्नी के प्रति किस प्रकार का होता है। ये सभी पुरुषों पे लागू नहीं होता है, पर वो उन पुरुषों पे लागू होता है जो अपनी पत्नी को हीन समझते हैं या बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं, वो केवल उसको उपभोग की वस्तु मानते हैं, या पत्नी जो होती है वो गुलाम की तरह होती है। इस तरह की विचारधारा यहाँ पे दिखाई देती है, पर सभी पुरुषों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं, कहानी जानने का प्रयत्न करते हैं। कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं जिसमें रानी जो कि पत्नी है, और रानी के ऊपर ही सारी कहानी निर्भर करती है। तो रानी है और रानी का पति जो है विनोद है, उसकी एक सास है और उसका एक बेटा पवन है। ठीक है, शादी हो चुकी है, काफ़ी दिन हो गया है और उनको एक बेटा भी है। ठीक है, पवन नाम का। अब ये शादी के समय देखो, प्रारंभिक स्थिति बता रहे हैं कि विवाह के शुरुआती दिनों में आकर्षण था। जैसे रानी का विवाह हो गया विनोद के साथ, तो प्रारंभिक समय में क्या होता था, पति पत्नी में प्रेम था, आकर्षण था, पर समय बदलते जाने पर ही क्या हो गया, उनके दृष्टिकोण में, विनोद के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया। और उसके बाद में स्त्री के भी, जो रानी है उसके भी विचारों में परिवर्तन हो गया। पहले वो सज संवर के रहती थी, अपने पति को आकर्षित करती थी, परंतु अभी क्या हो गया, कुछ समय होने के बाद जो आकर्षण है वो कम हो गया है, जो प्रेम है वो कम हो गया है। पत्नी जो है अपना पुत्र होने के कारण वो अपने घर परिवार में ही व्यस्त रहती है, पति की तरफ ध्यान नहीं देती है। तो जिससे क्या होता है कि पति की जो इच्छा अपेक्षा है वो उस पर खरी नहीं उतर पाती, उसके हिसाब से रह नहीं पाती है। तो जिसके कारण क्या होता है, पति पत्नी में हमेशा तनाव बना रहता है। और जो शुरुआती तौर पे जो आकर्षण होता है, जिस तरह से नवविवाहित जोड़े में जो प्रेम रहता है, आकर्षण रहता है, एक दूसरे के प्रति अपनापन और जो भी है आकर्षण के जो तत्व रहते हैं, वो समय जाते जाते क्या हो जाता है, उसमें तनाव आने लगते हैं, उसमें दूरियां आने लगती हैं। और जो पति पहले सुंदर लगती थी, जाहिर सी बात है कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो जो स्त्री है उसके प्रति उतना आकर्षण नहीं रहता है। जो पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए जिस तरह से श्रृंगार वगैरह करती है और अपने पति को खुश रखने का प्रयत्न करती थी, तो वो समय के साथ क्या होने लगता है, वो अपने पति की तरफ ना ध्यान देते हुए अपने बच्चों की तरफ, अपने परिवार की तरफ, समाज की तरफ ध्यान देने लगती है। जिसकी वजह से क्या होता है, पति पत्नी की जो प्रेम है, लगाव है, वो अपने आप थोड़ा बहुत कम होने लगता है।
और पति पत्नी के स्वभाव में भी परिवर्तन होता है। तो इस कहानी में भी पति पत्नी के स्वभाव में परिवर्तन होता है। देखिए, पति का जो स्वभाव है तेज़ तर्राक है। उन्हें नए नए दोस्त बनाना और नई नई चीज़ों को वो पसंद करते हैं और समय के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। दोस्तों और व्यवहार में उसका परिवर्तन होते रहता है। और पति की धीमी गति से रीझ, तो जो पति है उसका विनोद, वो तेज़ तर्राक और रफ्तार पसंद व्यक्ति है। उसको हर चीज़ तुरंत चाहिए और तेज़ तर्राक है वो, ठीक है ना। दोस्तों और व्यवहार में बदलाव, यानी उसके बहुत सारे दोस्त हैं। वो समय समय पर अपने दोस्तों को बदलते रहता है, दोस्त बनाते रहता है और उसके हिसाब से वो व्यवहार में परिवर्तन करते रहता है। पर ये व्यवहार जो है उसकी पत्नी को पसंद नहीं आता है। जिसे हर वक्त रफ्तार पसंद थी, अब प्यार, व्यापार और व्यवहार में दोस्तों को भी पिछले कैलेंडर की तरह बदलते रहता था। तो ये पति को बहुत अटपटा लगता था और उसे पसंद नहीं आता था, ठीक है। अब देखिए रानी का जीवन क्या है कि रानी का विवाह अब विनोद से हो गया है। तो विवाह होने के बाद क्या हो गया है कि घरेलू कामों में व्यस्त तो रहना ही पड़ता है। तो ये जो रानी है वो घरेलू काम में व्यस्त रहती है और ये जो रानी है वो बहुत धीमे धीमे काम करती है और एक काम करती है अपनी दुनिया में खो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, जब ये एक काम करती है तो दूसरे काम को भूल जाती है और काम की व्यस्तता के कारण उसका जो दिमाग है अपनी ही दुनिया में मग्न रहती है। ना वो काम ठीक ढंग से कर पाती है और नहीं भी करे तो सास यहाँ से ताने देती है। समय पे कुछ ना मिला तो बेटा रूठ जाता है और समय पे कुछ ना मिला तो पति रूठ जाता है। पति रह रह के ताना देता है, सास भी ताना देती है, बेटा भी जो है वो ताने देता है। वो ताने क्यों देता है? क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे काम करती है। ये इतने धीरे धीरे काम करती है कि इसकी वजह से ट्रेन ही छूट जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि वो इतना धीरे धीरे करती है कि आगे वाला तंग आके सीधा चले जाता है। तो देखिए आगे इसमें बताएगा। तो घरेलू कामों में व्यस्त रहती है, क्योंकि देखो इसमें ये भी बताया कि स्त्री को जब विवाह हो जाता है तो उसका जीवन जो है उसका दायरा क्या है, घर में ही सीमित हो जाता है, घरेलू काम में ही सीमित हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं स्त्री को ये लगता है कि बस मैं घरेलू काम के लिए हूँ, क्या बाहर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? ना उसके विचारों को महत्व दिया जाता है, ना उसके किसी चीज़ में उसका जब कहेंगे मानसिक तौर से या कुछ उच्च लेवल पे कुछ निर्णय लेने का जब समय आता है तब स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं देता। सिर्फ घर के कामकाज में खाना किस तरह बनाना है, कितना करना है, ये बस उसमें ही व्यस्त रहते हैं। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों को भी एक घुटन महसूस होता है कि बस चौके की चार दीवारी में ही मेरा अस्तित्व है क्या? तो ये भी सवाल ये करती है अपने आप से, क्योंकि ये जो स्त्री है रानी, वो इसी मानसिक तनाव से घुटते रहती है कि बस उसका दायरा यहीं तक है क्या। और पहली बात थकान और सुस्ती महसूस करती है, क्योंकि शादी होने के बाद, पुत्र होने के बाद हो सकता है कि उसको शारीरिक थकान हो, जिसकी वजह से वो बहुत ही थकान और सुस्ती महसूस करती है, जिसकी वजह से उसके हाथ चलते नहीं और जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो अपने पति को भी खुश नहीं रह पाती है और अपने पुत्र को भी खुश नहीं रख पाती है। और यहाँ पर जो सास है, सास भी उसको ताने दे दे के करवाते रहती है और अपने पुराने जो नारे हैं वही लगाते रहती है कि हमने तो इतना किया था, अपने समय में घर भी संभालते थे, परिवार भी संभालते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, और उसी का ताना देते रहते हैं। पर ये भी सुनते रहती है पर कर नहीं पाती, क्योंकि उसका शरीर साथ नहीं देता है। तो इसके माध्यम से दिखाने का प्रयत्न किया कि जो एक स्त्री है, शादी होने के बाद उसको गृहस्थी में झोंक दिया जाता है, घर की जिम्मेदारी पूरी दे दी जाती है और उसमें से कुछ गड़बड़ हुई, गलती हुई तो सास अलग ताने देती है, बेटा अलग ताने देता है, पति अलग ताने देता है। तो इसको ये बताने का प्रयत्न किया है। अपनी भावनाओं को दबा कर रखती है, अपनी भावनाएं जो उसको ऐसा लगता है कि मेरा अस्तित्व बस यहीं तक है क्या, मुझे और कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होना या अपनी मर्ज़ी से घूमना, अपनी मर्ज़ी से रहना, इन सब का कोई अधिकार नहीं है कि जिस तरह से पति रहता है, जिस तरह से पुत्र रहता है, जिस तरह से सास रहती है। तो उस तरह का जो एक है कि एक तरह से एक बंदिश वाला जो वातावरण है वो उसे अंदर ही अंदर वो करता है, उसके मन की भावनाओं को दबा के रखता है। किसी भी चीज़ में कोई निर्णय की बात आई, जैसे यहाँ पे बताया है कि कहानी में कि वो जब मैच के बारे में बात होती है तब ये भी कुछ बोलती है तो उसका जो पुत्र है उसको पागल समझ के बोलता है कि तुम चुपचाप ही रहो, मजा मत किरकिरा करो। कोई दोस्त लोग आते हैं, कहीं की बात करती है, यदि इसने एक शब्द बोल दिया तो पति चिढ़ जाता है कि नहीं, मेरे दोस्तों के बीच में आना नहीं और आदमी लोग के बीच में मत बोला करो करके। तो इस तरह से उसको लगता है कि मेरा जीवन क्या, मेरा अस्तित्व क्या, सिर्फ घर की चार दीवारी, बस वहीं के काम, यहीं तक मेरा जीवन सीमित है क्या, मेरी इच्छा अपेक्षा का क्या। पति जब आए उसके हिसाब से, उसके मूड के हिसाब से चलना है, सास के मूड के हिसाब से सास को किस तरह से खुश रखना है, बच्चों को किस तरह से खुश रखना है, बस यहीं तक मेरा जीवन है सीमित है क्या, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है क्या। ये जो भावना है
एक प्रकार का घुटन दर्द देता है, एक प्रकार का मानसिक तनाव देता है। तो इस तरह की जो भावना है उसमें दबी रहती है। अब देखिए सास का व्यवहार, जो सास का व्यवहार है वो तानाशाही और कठोर स्वभाव की है। कैसे कि देखो वो हर समय अपनी बहू को क्या करती है, रोब जमाते रहती है, सिखाते रहती है, ताने देते रहती है, हर काम में कमी निकालते रहती है कि हमारे ज़माने में ऐसा था वैसा था, तुम तो ऐसी करती हो वैसी कहती हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, ऐसा वैसा। और पुराने समय से तुलना करती रहती है कि जब हम थे तो 10-10 बच्चे पैदा भी करते थे और काम भी करते थे घर का, और सब कुछ करके घर परिवार को खुश रखते थे। तो इस तरह का जो यहाँ पे दिखाया है कहानी में, जो सास है उसका स्वभाव तानाशाही है, और वो क्या करती है, हमेशा अपनी बहू को टॉर्चर ही करती रहती है, बातें ही सुनाते रहती है, ताने ही सुनाते रहती हैं। अब देखिए पारिवारिक दबाव, तो हर सदस्यों की जो अपेक्षा है उसमें खरा उतरना है रानी को। तो एक प्रकार का क्या है, पारिवारिक दबाव है कि हर सदस्य की, जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरना है, उनको समय पे खाना पानी देना है, ये करना है वो करना है, वो सारी चीज़ें। और रानी की धीमी गति की आलोचना, क्योंकि रानी जो है वो बहुत धीमी गति से काम करती है, जिसकी आलोचना उसका बेटा भी करता है, उसके पति भी करता है, उसकी सास भी करती है। मानसिक तनाव और दबाव उस पर हमेशा बना ही रहता है। वो सोचती है कि कभी कभी मेरा जीवन नीरस हो गया है, और ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में जो उत्साह था, जो वो था, वो सब सारा चले गया। अब जीवन में कुछ नहीं रहा, बस उदास और ये उमस ही रह गई है। सामाजिक स्थिति देखिए, पुरुषों की बातचीत में शामिल होने पर रोक। सामाजिक स्थिति कैसी है रानी की कि यदि पुरुष लोग बात कर रहे हैं, यदि उसके दोस्त लोग, उसके पति के दोस्त लोग यदि बात कर रहे हैं, तो क्या करती थी कि यदि बीच में यदि कुछ बोल दी तो उसके पति उसको रोक देते थे और बाद में कमरे में जाके डांट लगाते थे। रानी की शिक्षा बीए तक हुई थी, परंतु उसका पति हमेशा उसको बोलता था कि देखो बीए तक पढ़ी हो पर कुछ दिमाग नहीं है, कहाँ बोलना, कहाँ क्या करना है, लड़कों के बीच में बोल देती हो। किसी ने बुलाया नहीं बुलाया, किसी ने बुलाया नहीं बुलाया, मतलब जब 4 दोस्त लोग बैठ के बातें कर रहे तो बीच में अपना बोल देती है। तो तुम बीए पढ़ी हो पर भी तुम्हारा जो दिमाग है वो घुटने में है, ठीक है। और ऐसे में क्या, उसको ऐसा लगता है कि उसके आत्मविश्वास की कमी हो गई, उसमें हीन भावना आती है कि उसको कुछ नहीं समझता, सारा उसके पति को समझता, उसके बेटे को समझता, उसकी सास को समझता है, पर उसको कुछ नहीं समझता। ये सही बात है। बेटे का व्यवहार देखो, बेटे का व्यवहार भी जो है माँ की धीमी गति पर नाराज, हाँ, कि जो उसकी माँ है वो धीमी गति से काम करती है। एक बार का प्रसंग बताया इस कहानी में कि वो जो बेटा है उसको क्रिकेट खेलने जाना है बाहर, तो अपनी माँ से चाय मांगता है। वो चाय मांगता है और माँ इतना धीरे धीरे करती है कि उसको समय हो जाता है और वो वैसे ही चले जाता है। फिर बाद में शाम को आता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपने बेटे को बिना चाय के दे दिया, तो अब शाम को चाय दे देती हूँ करके। तो उसकी सास फिर ताने मारती है कि अरे जब मांगा था तब तो नहीं दिया। उसका बेटा भी ताने मारता है, जब मांगा था तब नहीं दिया था, तुम्हारे चक्कर में मेरा वहाँ लेट हो जाता था, मैं कोई मतलब है क्या इतना लेट करके, तुम्हारी एक चाय के लिए उतना लेट तो नहीं होगा ना, वो बातें थोड़ी ना सुनेगा। फिर उसकी सासू माँ भी ताने बनाती है, ताने देती है। और अब देखिए आधुनिक सोच और रफ्तार में भी कमी, कि उसको जीवन की जो आधुनिक गति से क्या समाज चल रहा है, समाज में क्या हो रहा है और किस तरह से चलना चाहिए, ये सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो जो बताया मैंने कि जो उसका बेटा है वो भी उसको ताने मारता है कि देखो मम्मी जब मैंने चाय मांगा आपने नहीं दिया और मैं फिर लेट हो गया। फिर उसके बाद शाम को आती है, वो बोलती कि बेटा चाय पी लो तुम, तो उसकी सास ताने डालती है कि अरे इस चाय पीने का समय है क्या, अब इसे खाना चाहिए। तो वो खाना भी उसको लेट मिलता है, मतलब इसकी काम करने की गति इतनी धीमी रहती है कि ये सब चीज़ लेट लेट होता है, जिसके कारण घर में एक तनाव बन जाता है और हमेशा चिक चिक घर पर होते रहती है। रानी की मानसिक मानसिक स्थिति के बारे में बताया कि अकेलापन और घुटन महसूस होता है। घर में रहने के बाद भी ना सास से वो अपनी बातों को शेयर कर पाती है, ना पति से शेयर कर पाती है, ना पुत्र से, तो उसको अकेलापन और घुटन महसूस होता है। खुद को असफल समझना, कि ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और मैं जीवन में सफल ही नहीं हो सकती, ना मैं अपने काम ढंग से कर पा रही हूँ। सुस्ती और आलस के कारण हो सकता है कुछ उसको मानसिक परेशानी हो या शारीरिक परेशानी हो, थकान उकान के कारण वो काम नहीं कर पाती और सही समय पे कर नहीं पाती, धीरे धीरे करती है, तो खुद को असफल समझती है। वो कल्पनाओं में खोई रहती है, हर छोटी बात में वो क्या हो जाती है, कल्पना में चले जाती है, सपने ही देखने लगती है, बातें सोचने ही लगती हैं। देखो उमस का प्रतीक, ये उमस किसका प्रतीक है, उमस क्या है, घर के घुटन भरा माहौल का प्रतीक है, मानसिक दबाव और तनाव का प्रतीक है, स्वतंत्रता की कमी है। तो उमस, जिस तरह से उमस हमें घुटन महसूस होती है ना, और तनाव महसूस होता है, मानसिक दबाव और स्वतंत्रता की कमी होती है, उसे ही यहाँ पे उमस के प्रतीक के रूप में कहानी में लिया गया है। अंत में रानी का टूटता आत्मविश्वास, की रानी को ऐसा लगता है कि नहीं,
मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं एक स्त्री हूँ और मुझे बस दबके ही रहना है, और जो है कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो उसका जो आत्मविश्वास है और टूटता जाता है। जीवन से ऊब और थकान महसूस होती है उसे, और शयन कक्ष है उसको ऐसा लगता है कि वो एक कब्र जैसा महसूस करती है कि बस मैं तो बेजान हूँ, मेरे में जान ही नहीं है। और वो अपने आप को ऐसी मृत शरीर के समान मानती है कि मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती। ये जो मेरा शरीर है वो एक मृत देह के समान है, जो बहुत धीरे धीरे काम करता है, जो उमस महसूस करता है, थकान महसूस करता है, सुस्ती महसूस करता है, और वो किसी के भी विश्वासों में खरा नहीं उतरता। ऐसा जो उसका आत्मविश्वास है कम होते जाता है। निष्कर्ष में यही बताया कि मध्यवर्गीय स्त्रियों का संघर्ष, इसको दर्शाने का प्रयत्न किया है कि जो मध्यवर्गीय की स्त्रियां होती हैं, उनको जब शादी हो जाती है तो घर की जिम्मेदारी और परिवार के चक्कर में वो क्या हो जाती है, इस तरह का जो सिचुएशन है उसको फेस करना पड़ता है। उसको सबकी उम्मीदों में खड़ा उतरना पड़ता है, घर की पारिवारिक डोर को संभाल के रखना पड़ता है, समाज को संभालना पड़ता है, परिवार को संभालना पड़ता है, पति को संभालना पड़ता है, सास को संभालना पड़ता है। तो मध्यवर्ग की जो स्त्री है उसमें ये मध्यवर्ती स्त्रियों के संघर्ष में ये हमेशा दिखाई देता है। पारिवारिक दबाव और असमानता, पारिवारिक दबाव भी हमेशा रहता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, स्त्रियों को दबाने का प्रयत्न करता है, स्त्रियों की विचारों की कोई अहमियत नहीं होती, खास करके बहुओं की। और असमानता का जो तत्व है ना, स्त्री पुरुष में समानता की बात की, पर कहीं ना कहीं हम हर घर हर परिवार में देखेंगे स्त्री पुरुष में कभी भी समानता नहीं दिखाई देती है, पर यह अपवाद है, ये नियम सभी पे लागू नहीं होगा। और मानसिक पीड़ा और अकेलापन जो है ना, वो हमेशा स्त्रियों को, हमेशा नहीं कहेंगे, कुछ कुछ स्त्रियों को महसूस होता है, ठीक है ना, मानसिक पीड़ा और अकेलापन। तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आएंगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।